फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वर्धन एकेडमी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार SCRT की साइंस की 8th क्लास की जो 3 चैप्टर हैं आपका, ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, उसे यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड चैप्टर है हमारा फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो यहाँ पे देखिए, हमारा देश यानी भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों पर अपनी जीविका चलाती है, ठीक है। तो अब जैसे चूंकि यहाँ पे लोगों की जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं ही रोटी, कपड़ा, मकान ये सब होता है, ठीक है। तो उसके लिए खाली कृषि कार्य, क्योंकि यहाँ की भूमि जो है वो बहुत ज़्यादा कृषि प्रधान प्रदेश है, इसलिए मेजॉरिटी में लोग कृषि पर ही निर्भर करते हैं। तो उसी तरीके से हमारा राज्य जो बिहार है वो भी कृषि प्रधान राज्यों में से एक है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे देखिए, कुछ यहाँ पे ऋतुएं बताई गई हैं कि किन ऋतुओं में किस तरीके की फसल उग सकती है, ठीक है। जैसे वर्षा ऋतु में उपजाई जाने वाली फसल खरीफ कहलाती है। जो फसलें वर्षा ऋतु में उपजाई जाती हैं उनको खरीफ बोलते हैं। शीत ऋतु में रबी फसलों की पैदावार होती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में उपजाई जाने वाली फसलों को जायद फसलें बोलते हैं, ठीक है। आगे इनके बारे में थोड़ा सा मतलब क्लियरली डिस्कशन होएगा। अब जैसे फसल उत्पादन के क्रियाकलाप, जब उत्पादन यहाँ पे किया जाता है कि फसल को अगर हमें तैयार करना है तो कौन कौन से प्रोसेस को यूज़ करना होगा, तो ये सारे प्रोसेस दिखाए गए हैं कि पहले आप मिट्टी को तैयार करिए, फिर बीजों का चयन करिए, फिर बुआई करिए, सिंचाई करिए, निकौनी, कटाई, गहाई, उसाई एवं सफाई। ये मतलब तीनों एक ही टर्म है। और लास्ट में क्या होता है, भंडारण, ठीक है। तो अब एक एक करके सारे टर्म के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है, क्योंकि इसमें ये सारे टर्म स्पेसिफिक नेम के बेस पर इन पे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इस वजह से इस चैप्टर में मेजॉरिटी में इन जो स्टेप्स हैं फसल को जो है मतलब उगाने से लेकर के इसकी भंडारण तक की सारी प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया है। तो पहली प्रोसेस है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें मेनली क्या है कि मिट्टी को उलट पुलट करके उसकी जुताई की जाती है। तो ये जो प्रोसेस यहाँ पे यूज़ की गई है कि जुताई क्या होता है, तो जुताई मतलब होता है मिट्टी को तैयार करना उलट पुलट करके, ठीक है। अब इसमें जो है मतलब पहले जो हल वगैरह होते थे, लकड़ी के जो हल होते थे, ठीक है, इनका यूज़ किया जाता था। अब जैसे मिट्टी की गुड़ाई के लिए हल में लोहे का फाल लगा होता है, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ठीक। सॉरी, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला यहाँ पे देख रहे हैं आप, ठीक। तो ये लोहे का जो फाल होता है, यही बैल की सहायता से इसको जो है इस तरीके से सेट किया जाता है कि ये जो है मिट्टी में मतलब मिट्टी की जो परत है उसको लाइन बाय लाइन उसको जो है उलट पुलट करने का ये काम करता रहे। तो इसमें कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जुताई के दौरान बड़े बड़े ढेले निकल आते हैं। इन्हें तोड़ने के लिए पाटल या चौकी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ढेले तोड़ने के लिए। और इसे भी 2 बैलों की मदद से चलाया जाता है। वर्तमान में ट्रैक्टर, पावर टीलर से जुताई का काम लिया जाता है। मिट्टी में जब पौधों को जड़ें मतलब पौधों की जो जड़ें हैं वो गहराई तक जा सकती हैं, तो इसलिए ये जो मेनली एक रास्ता जो है प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, ताकि जड़ें जो है वो गहराई तक जा सकें और पोषक तत्व प्राप्त कर सकें। अब जैसे यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट जो है एनिमल्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। मिट्टी की जो है उपजाऊ उर्वरकता के लिए केंचुए और सूक्ष्म जीव की वृद्धि भी कि मतलब जब ये जो प्रोसेस जुताई वाली जो प्रोसेस होती है, ये इसकी जब वृद्धि हो जाती है तो सॉरी मतलब इसकी प्रोसेस के बाद सूक्ष्म जीव और केंचुओं की जो वृद्धि की संभावना है वो बढ़ जाती है, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस है बीजों का चयन, सेलेक्शन ऑफ सीड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बीजों में जो अच्छे जो है गुणवत्ता वाले जो बीज हैं उनका चयन करना ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट। तो अच्छे बीज का चयन चुनकर, फटक कर, तो मतलब ये तो कुछ प्रोसेस है वो तो है ही। इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जिनमें चुनकर फटक कर भी उनको अलग नहीं किया जाता, तो उनको भिगो दिया जाता है। तो जो ख़राब बीज होते हैं वो ऊपर तैरने लगते हैं, उनको हटा दिया जाता है। जो अच्छे बीज होते हैं वो नीचे तली में बैठ जाते हैं, ठीक है, फिर उनका यूज़ किया जाता है। इसके बाद है बुआई। मिट्टी में बीजों को डालना बुआई कहलाता है। बुआई के लिए 2 विधियां प्रचलित हैं। कुछ बीज सीधे तैयार मिट्टी में छिड़क दी जाती हैं, जैसे गेहूं, जौ, मसूर आदि, जबकि कुछ बीजों को नर्सरी में बोते हैं। पहले उनको बोया जाता है, फिर कुछ दिनों के बाद जब ये पौधे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें उखाड़ कर दूसरे खेतों में जो मिट्टी तैयार की जाती है उन पर रोपण किया जाता है, ठीक है। ये जो काम है वो किस में होता है, धान के बीजों में होता है। धान के बीज बोने के बाद छोटे छोटे पौधों को मोरी कहते हैं। जब वो छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं ना, उनको मोरी कहते हैं, जिसे उखाड़ कर दूसरे खेत में बोते हैं और इससे फसल की उपज जो है वो अच्छी होती है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे खाद एवं उर्वरक मिलाना।
खाद कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। पौधे तथा जानवरों के अपशिष्ट जैसे गोबर, बेकार सब्जियाँ, साग सब्जियाँ, पौधे, पत्तियाँ तथा अन्य जैव अवशेष से प्राप्त कार्बनिक खाद जो है, मतलब उसको कार्बनिक खाद, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिलकर के कहलाती हैं। ठीक है। सूक्ष्म जीव बेकार पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं और इस प्रकार तैयार की गई जो खाद है उसको हम कंपोस्ट खाद बोलते हैं। ठीक है, जिसको सूक्ष्म जीव जो है वो कार्बनिक पदार्थों में कन्वर्ट कर देते हैं। मिट्टी में पोषकों की पुनः पूर्ति के लिए खेतों में खाद डाली जाती है। खाद के अलावा भी कुछ रसायनों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें उर्वरक कहते हैं। जैसे अब उर्वरक के फॉर्म में यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, पोटेशियम सल्फेट, ये मिट्टी को विशिष्ट पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये प्रदान करते हैं। कौन? उर्वरक। ठीक है। उर्वरक जल में घुलनशील होते हैं तथा पौधों की जड़ों द्वारा आसानी से ये अवशोषित हो जाते हैं। जैसे होता क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की तो बहुत ज़्यादा मात्रा है, ठीक है, लेकिन जो पौधे हैं वो उनको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो कई सारे मेथड से जो है वो उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं। तो उसी में ही ये जो उर्वरक हैं ये भी, इनका भी यूज़ नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की जो मात्रा है उसको बैलेंस करने में इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे देखिए डिफरेंस देख लीजिए, उर्वरक और खाद में क्या डिफरेंस है। उर्वरक प्रायः अकार्बनिक लवण होते हैं, ठीक है, सॉल्ट हैं, और खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होते हैं। इस वजह से खाद को कार्बनिक और उर्वरक को, चूँकि उर्वरक रासायनिक तरीके से बनाए जाते हैं, लैब में बनाए जाते हैं, इनको अकार्बनिक बोला जाता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, खाद खेतों में ही बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। ह्यूमस जो सबसे जो है पोषक लेयर होती है मिट्टी की, ठीक है, और खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। फिर यहाँ पे देखिए, उर्वरक में पादप जो है वो पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम प्रचुरता में होता है। खाद में पादप पोषक कम मात्रा में होते हैं। ये जो पोषक तत्व होते हैं खाद में कम मात्रा में होता है, उर्वरक में सबसे ज़्यादा होते हैं। अब जैविक जो खाद, यही जो अभी खाद बनाई गई है, कंपोस्ट खाद जिसे कहते हैं, इसका क्या यूज़ है। सबसे पहले तो जैविक खाद होती है वो जल सोखने की क्षमता को मिट्टी में इसकी वृद्धि कर देती है, मिट्टी को भुरभुरी सरंध्र करती है ताकि गैस विनिमय आसानी से हो, और मित्र जीवाणुओं की संख्या में भी वृद्धि कर देती है जो कि कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करते हैं। इसके अलावा मिट्टी का गठन सुधार देती है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोसेस है सिंचाई। सिंचाई की जो प्रोसेस है इसमें क्या है कि पौधों को जीवित रहने के लिए जल की तो आवश्यकता है ही, तो खेत वगैरह में जब फसलें उगाई जाती हैं तो उनमें पानी की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे जो सिंचाई की जो आवश्यकता होती है वो समय समय पर अलग अलग फसलों को अलग अलग समय पर मतलब डिफरेंट लेवल दिया जाता है। ठीक है, डिफरेंट मात्रा दी जाती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किन पौधों को कितनी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों में विभिन्न अंतराल पर पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। सिंचाई की मात्रा समय, जलवायु, फसल एवं मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करती है। ठीक है, सिंचाई की मात्रा, जैसे बरसात में सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जाड़े में सप्ताह में एक बार और गर्मी में 2 से 3 दिनों के अंतर ही सिंचाई करनी पड़ती है। इस प्रकार फसल विशेष पर भी सिंचाई की मात्रा का प्रभाव पड़ता है। अब जैसे ये यहाँ पे बताया गया है, सबसे पहले जलवायु वो समय की बात कर दी गई। ठीक है, जैसे यहाँ पे सबसे पहले जलवायु की बरसात में कितनी ज़रूरत है, उसके बाद मौसम की बात करी गई, फिर इसके बाद अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि फसल विशेष पर भी सिंचाई की मात्रा का प्रभाव पड़ता है। जैसे धान एवं गन्ना में अधिक सिंचाई की ज़रूरत होती है, वही अगर सरसों, चना, तीसी आदि में कम सिंचाई की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार मिट्टी का जो प्रकार होता है इस पर भी ये सिंचाई का मात्रा निर्भर करती है। मिट्टी के प्रकार, जैसे बलुई मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होने के कारण सिंचाई की ज़रूरत इसमें अधिक होती है। इसी के विपरीत चिकनी जो काली मिट्टी होती है इसमें जल धारण क्षमता जो है वो अधिक होती है, इसलिए कम सिंचाई की ज़रूरत होती है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए सिंचाई के जो पारंपरिक तरीके हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि नॉर्मली कुएँ, तालाब और नहर वगैरह से ही जो है जल को यूज़ करके, मतलब जल को निकाल करके खेतों में यूज़ किया जाता है। अब जैसे कौन कौन से तरीके हैं जिनका यूज़ किया जाता है, घिरनी का, चेन पंप का, ढेकली, रहट उत्तोलक तंत्र होता है। ठीक है, ये सब कुछ उपकरण हैं जिनका पानी को निकालने में यूज़ किया जाता है। ठीक,
ये तो मतलब पहले यूज़ किया जाता था। आधुनिक तरीके क्या हैं? आधुनिक में सबसे पहले आता है छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में हो, जैसे पहाड़ी एरिया जो होते हैं, ठीक है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है। छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो इस तरीके से छिड़काव तंत्र जो है वो बलुई मिट्टी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये देखिए, ये दिखाया गया है छिड़काव तंत्र, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग ड्रिप तंत्र, ड्रिप सिस्टम। इस विधि में जल बूंद बूंद करके पेड़ों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों को पानी देने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है। और साथ ही जो ऐसे मतलब क्षेत्र जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, वहाँ पे इस प्रोसेस को वरदान की तरह समझा जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है निराई। निराई क्या होता है? खरपतवार हटाने को ही निराई कहते हैं। जैसे खेतों में कुछ अनचाहे पौधे जो निकल जाते हैं, मतलब जो ऐसे पौधे जो फसल से अलग होते हैं, लेकिन फसल के पोषक तत्वों या फसल की जो न्यूट्रिशंस होते हैं उनको वो साझा करके या उनका जो है यूज़ कर लेते हैं, जिससे जो मेन फसल है उसको कुछ नहीं मिल पाता। तो इस तरीके के जो पौधे होते हैं जो अपने आप निकल आते हैं, उनको खरपतवार कहा जाता है। उसी को ही हटाना खेतों में से, इसको निराई कहते हैं। किसान अनेक तरीकों से खरपतवार हटाता है। वह फसल उगाने से पहले खेत जोत कर खरपतवार सुखा देता है। पहली चीज़, सूखे खरपतवार मिट्टी में मिल जाते हैं। इसके साथ साथ खरपतवार खुरपी या हाथ से भी हटाया जाता है। और इसके अलावा रसायनों का प्रयोग भी करके खरपतवार पर नियंत्रण किया जाता है, ठीक। जैसे खरपतवार नाशी वगैरह जो है, इनका यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसके बाद आती है फसल की कटाई। फसल के पकने के बाद उसे काटने की विधि को ही कटाई कहते हैं। छोटे स्तर पर हसिया से कटाई की जाती है, जबकि बड़े स्तर पर मूवर, रीपर, हार्वेस्टर से की जाती है। ये हार्वेस्टर बड़ी बड़ी जो मशीनें होती हैं, ठीक है। खरीफ की फसल जैसे धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, ये इम्पॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि खरीफ की फसल में कौन कौन से अनाज आते हैं, ठीक है। धान, मक्का, मतलब फसल कौन कौन सी आएंगी? धान, मक्का, बाजरा, ज्वार आदि को इनकी जो कटाई होती है वो सितंबर से अक्टूबर माह में होती है, ठीक है। खरीफ की फसलों की कटाई सितंबर से अक्टूबर माह में होती है। इसी के साथ साथ जब रबी की जो फसल है, जिसमें गेहूं, चना, सरसों आदि आते हैं, इनकी कटाई जो है वो मार्च से अप्रैल माह में होती है, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है? कटाई के बाद फसल को थ्रेशिंग विधि जो है उसके द्वारा दाना एवं भूसा अलग कर लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये दिखाया गया है कटाई पर्व। जैसे फसलों की कटाई पर कई सारे पर्व त्यौहार भी मनाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ त्यौहार दिए गए हैं कटाई ऋतु के साथ, कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, वैसाखी, होली, दिवाली, बिहू आदि, ये सब जो हैं फसलों की कटाई से रिलेट करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भंडारण के बारे में। भंडारण का यहाँ पे क्या रोल है? अब पूरा फसल के उत्पादन से लेकर के एंड कटाई तक की सारी प्रोसेस हो गई, अब उनको सेफ करके रखना है, यानी इतनी मेहनत के बाद उनकी सेफ्टी भी इम्पोर्टेंट है। तो भंडारण से पूर्व अनाज को धूप में मतलब भंडारण करने से पहले अनाज को अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए ताकि उसमें नमी ना हो। इसके अलावा हमारे देश में अनाज का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र या कोठियों में करते हैं। अनाज को चूहे एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा के लिए उन्नत भंडार गृह जो है तथा साइलो, जो कि लोहे या टीन के ड्रम या कोठी होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर नमी एवं तापमान को नियंत्रित किया जाता है। केंद्र एवं, ठीक है, ये जो साइलो है ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें भंडारण किया जाता है। केंद्र एवं राज्य सरकार खाद्यान्न का भंडारण भारतीय खाद्य संस्थान FCI के माल गोदामों में करते हैं, ठीक है। तो ये FCI यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपका है चैप्टर 4 क्लास 8 का, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कपड़े तरह तरह के, रेशे तरह तरह के। तो सबसे पहले कपड़ों के बारे में अगर हम बात करें तो हम लोग गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे रेशम की बात करी गई है कि रेशम पहनने में तो आरामदायक होता है, जानतव्य रेशे से बने होने के कारण ये ताप का भी कुचालक होता है, ठीक है। ताप का क्या होता है? कुचालक होता है, जिससे शीत ऋतु के लिए अनुकूल वस्त्र है, ठीक है। यानी कि कुचालक का मतलब यही हो जाएगा कि आपकी बॉडी के टेम्परेचर को बाहर नहीं निकलने देगा। तो ये अनुकूल वस्त्र है, परंतु इसे गर्मी में भी प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी चिकनाहट और जो है मतलब इसका जो कोमलता या कोमलता जो रेशम की होती है उससे बहुत ठंडी महसूस होती है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे पटसन जो होता है, पटसन से
बने कपड़े को हम पहनने के काम में नहीं लाते हैं। नॉर्मली जो पटसन है उससे बनी बोरियों में अनाज रखा जाता है। इसे फर्श पर बिछाने के काम जो मैट वगैरह जो होती है वो इससे बनाई जाती है। लेकिन अगर देखा जाए तो अब इसके जो है आर्टिफिशियली तरीके से इनका धागा भी बनाया गया जिसके अब कपड़े भी तैयार होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये रेशे की जो कहानी है ना, रेशे एवं कपड़े की कहानी, उसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सन से प्राप्त रेशे से ही सर्वप्रथम वस्त्र निर्माण हुआ। सन क्या है? सन भी एक जो है पदार्थ है, ठीक है, जिससे वस्त्र निर्माण की, इससे जो रेशा प्राप्त हुआ उससे सबसे पहले वस्त्र निर्माण की शुरुआत हुई। पूर्व पाषाण काल में, अब जाहिर सी बात है ये जो सन होगा ये नेचुरली ही होगा, ठीक है। पूर्व पाषाण युग में स्विस लेक के निवासी 7वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जो कि यूरोप के न्यूलिथिक जाति के कहलाते थे, लिनन के रेशों का प्रयोग मछली फंसाने की वंशी तथा जाल बनाने में करते थे। अब यहाँ पे देखिए, पूर्व पाषाण युग में हेम्प जो है ये सबसे पहला रेशा देने वाला पौधा था जिसकी खोज हुई, ठीक है, और उसके बाद इसकी खेती की जाने लगी। खेती सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया में होती थी। फिर 4500 ईसा पूर्व में हेम्प की खेती चीन में हुई और उसके बाद फिर मिस्र में लिनन की कताई एवं बुनाई होने लग गई। मिस्र में यहाँ पे ये दिखाया गया है कि कैसे स्टार्टिंग हुई रेशे से कपड़े बनने की प्रोसेस में, ठीक है, किसका पहले किस जगह पर यूज़ होने लग गया। भारत में कपास का उत्पादन 4000 ईसा पूर्व से हुआ था, मतलब होता आ रहा है, और रेशम का रेशा 2500 ईसा पूर्व में चीन में सबसे पहले प्रयोग हुआ, ठीक है। इसके साथ ही इंग्लैंड में प्राचीन काल यानी 80 AD से ही श्रेष्ठ ऊनी वस्त्र बनाने का काम होने लग गया था। 13वीं शताब्दी में सबसे अच्छा ऊन का उत्पादन स्पेन में, ऊन की बात हो रही है, स्पेन में होता था, जिसे मेरिनो वूल के नाम से जो कि प्रसिद्ध था। इसके अलावा है भागलपुर और कांजीवरम रेशमी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये क्वेश्चन के फॉर्म में आता है, ठीक है, कि भागलपुर और कांजीवरम किसके लिए प्रसिद्ध हैं? रेशमी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध हैं। करघे के आविष्कार से वस्त्र निर्माण की क्रिया में उन्नति हुई। यहाँ पे वस्त्र की बुनाई कैसे की जाती है इसकी बात हुई। तो सबसे पहले करघे का जो आविष्कार हुआ, इससे वस्त्र निर्माण में उन्नति हुई, ठीक है। और उसके बाद देखिए, सर्वप्रथम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए कृत्रिम रूप से रेशे का निर्माण किया गया। जैसे पहले ये कहा जाता था कि नेचुरली ही जो है मतलब अब जैसे यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन तो हमारे पास प्रेजेंट थे ही, लेकिन उनसे पहनने के लिए जो कपड़े का जो निर्माण होने की जो प्रोसेस हुई, तो उसमें पहले रेशे का निर्माण किया गया। अब जैसे यहाँ पे एक दिया गया है, रेयॉन लकड़ी के लुगदे द्वारा कृत्रिम रेशा बनाया गया। जैसे होता क्या था, नेचुरली जितने रेशे थे, मतलब नेचुरली जो पदार्थ होते थे, जैसे कपास है, ठीक है, ऊन है, और जो है ये जो कपास या ऊन वगैरह जो होते थे, इनसे जो धागे बना करके इनसे कपड़े बनाए जाते थे, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई तो इसमें ज़रूरत पड़ने लगी कि कृत्रिम रूप से भी क्या, मतलब इसकी तादाद बढ़ाने के लिए कुछ और चीज़ें हो सकती हैं। तो इनको यही जो प्राकृतिक संसाधन थे इन्हीं का ही यूज़ करके ये आर्टिफिशियल जो रेशे हैं इनका निर्माण किया गया। तो इनमें सबसे पहले रेयॉन, लकड़ी की लुगदी, ये सब जो है ये कृत्रिम रेशा बने, ठीक है, मतलब इनसे ही कृत्रिम रेशे के निर्माण किया गया, जिसका गुण रेशम के समान था। अब ये रेयॉन, लकड़ी की लुगदी से जो कृत्रिम रेशा बनाया जा रहा है, जिसका रेशम के समान ही ये जो है रेशा रहेगा, ठीक है, इसलिए इसको कृत्रिम या फिर नकली रेशम भी कहते हैं। इसके अलावा रासायनिक संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा रेशों का निर्माण होने लग गया, ठीक। इस प्रकार रेशे को संश्लेषित, जो रेशे रासायनिक संश्लेषण के द्वारा बनाए गए उनको संश्लेषित रेशा बोला गया, जैसे नायलॉन, डेक्रॉन, टेरिलीन, पोलिस्टर, टेरिकॉट, ठीक है। अब संश्लेषित रेशों में सबसे पहले आता है रेयॉन। रेयॉन का क्या यूज़ है? 1819 में वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने की सफलता प्राप्त हुई। इसके साथ ही इस प्रकार के जो रेशे थे उनको प्राप्त करने के लिए लकड़ी या बांस की जो लुगदी है उससे कास्टिक सोडे की प्रतिक्रिया कराई जाती थी। ज़ैंथेट सेलुलोज बनाने के लिए इस लुगदी का कार्बन डाइऑक्साइड में मिश्रित किया जाता था, जिससे कास्टिक सोडे के घोल में घोल दिया जाता था। यानी यहाँ पे ये पूरी प्रोसेस दिखाई गई है कि किस तरीके से ये जो रेनन है, ठीक है, रेयॉन है जो इसका जो धागा है वो कैसे बनेगा,
ठीक है। अब इसके बाद कलर करने के लिए लाल और नारंगी रंग जो है इनका यूज़ किया गया, ठीक। और फिर ये मतलब एक लिक्विड फॉर्म में ये होता था, और इसको जो है चिपचिपा एक पदार्थ होता था जिससे धागे को बनाया जाता था, ठीक। फिर इसके अलावा देखिए, ओके, तो ये यहाँ पे हो गया। ये इस तरीके से जो है रेयॉन जो रेशा है वो पूरा तैयार किया जा रहा है, क्योंकि हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है 1946 में भारत में रेयॉन का पहला कारखाना केरल में स्थापित किया गया था, ठीक है। रेयॉन का रेशा भारी, कड़ा, कम लचकदार प्रतीत होगा, जबकि रेशम का धागा सरलता से टूट जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए रेयॉन असली रेशम से कहीं उत्तम गुणों वाला और सस्ता होता है, तभी इसके बने हुए सुंदर रंग बिरंगे जो है वस्त्र हैं, मोज़े हैं, ये सब मिलते हैं, ठीक है। रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं और ऊन के साथ मिलाकर कालीन या फिर गलीचे बनाते हैं। मतलब कहने का है कि ये जो आर्टिफिशियल रेशे जो बनाए गए हैं, संश्लेषित रेशे, इनको प्राकृतिक जो रेशे हैं उनके साथ मिला करके भी कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। इसके बाद आता है नायलॉन। नायलॉन पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है, ठीक। नायलॉन का निर्माण कोयले, जल और वायु से किया जाता है। इसकी भी वही पूरी लंबी प्रोसेस है, इस वजह से यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नायलॉन रेशा मजबूत, लचीला और हल्का होता है। यह चमकीला, धुलाई में आसान तथा साफ करने में आसान होता है, अतः यह वस्त्रों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित है। और ये संश्लेषित रेशों के बनने का यहाँ पे इसलिए भी इसका यूज़ हुआ क्योंकि जो सूती कपड़े होते थे या फिर उनको मतलब उनको अक्सर करके ये होता था कि सिलवटें जल्दी पड़ जाती थी, तो उनको प्रेस करना पड़ता था, तो बहुत सारी मतलब उसमें झंझटें होती थी। और जो वुलन के कपड़े होते थे उनको प्रेस नहीं कर सकते थे, तो इसलिए कुछ ऐसे रेशे से कपड़ों की तैयारी मतलब कपड़े बनाए गए जिनका मतलब प्रेस करना या उनमें कभी सिलवटें नहीं पड़ती थी, उनकी चमक बरकरार रहती थी, ठीक है। तो इस तरीके के ये जो है संश्लेषित रेशे बनाए गए। इसके अलावा देखिए नायलॉन के बारे में बताया गया। हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं का उपयोग भी करते हैं, जैसे जुराबें जो रस्सी होती हैं, तंबू, ब्रश, दांत साफ करने वाला ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, शयन थैला जो स्लीपिंग बैग होता है, और पर्दे, ये सब किसके बनते हैं? नायलॉन के बनते हैं। एक नायलॉन का तार इस्पात की तार से अधिक मजबूत होता है। इसी गुण के कारण नायलॉन का उपयोग पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु जो रस्से होते हैं उनके निर्माण में किया जाता है। इसके बाद है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। टेरिलीन एक लोकप्रिय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है, टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। और पेट यहाँ पे क्या होता है? पेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिस्टर है। पेट भी एक पॉलिस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य जितने भी उपयोग करने वाली जो वस्तुएं हैं उनके निर्माण में किया जाता है। अच्छा, इसके बाद आता है एक्रेलिक। एक्रेलिक जो संश्लेषित रेशा है, ये क्या है? हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं, शॉल एवं कंबलों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब लेकिन कुछ यहाँ पे नॉर्मली ये जो शॉल है, स्वेटर है, ये सब किसके बनते थे? ऊन के बनते थे। लेकिन अभी आप क्या देखेंगे कि जो जैसे जैसे मॉडर्निज्म आने लग गया या जो है औद्योगिक क्रांति हुई, तो यहाँ पे हमने देखा कि ऊन के अलावा भी कुछ ऐसे जो है वुलन क्लोथ्स थे जो ऊन के अलावा भी जो है अन्य जो रेशे थे उनसे बनाए गए। तो ये प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं हुए, जैसे कंबल, शॉल वगैरह हैं, ये प्राकृतिक रूप से निर्मित नहीं हुए, ये अन्य प्रकार से के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्रिलिक बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो हीट प्रोडक्शन का काम स्वेटर वगैरह करते हैं, या यूँ कहें कि एक तरीके से कुचालक का काम करते हैं, ठीक है, वही काम एक्रिलिक भी किया, लेकिन वो प्राकृतिक ऊन नहीं था। एक्रिलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं, ठीक है। और ये जो एक्रिलिक होते हैं ये शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊ, कम महंगे, आसानी से उपलब्ध, रख रखाव में सुविधाजनक है। अब रेशम की अगर हम बात करें, रेशम हवा में जल्दी जल जाती है और जलते समय उसमें पंखों या बालों की जलने के समान गंध आती है। तो इससे हम ये पहचान सकते हैं कि कौन सा जो है मतलब प्राकृतिक रेशा है या कौन सा संश्लेषित है, ठीक है। और अगर जलाएंगे तो किनारों पर मतलब छोटी छोटी गांठ बन जाती है।
ऊन जो होते हैं वो धीरे धीरे जलती हैं। जलते समय इसमें पंख के जलने की समान गंध निकलती है। ठीक है, ओके। और यहाँ पे देखिए, रेयॉन सूती की तरह जल्दी से लौ के साथ आग पकड़ लेता है। रेयॉन कपड़ा जो होता है, रेयॉन का अगर कोई कपड़ा बनाए तो सूती जिस तरीके से जल्दी से जल जाता है उसी तरीके से ये भी लौ को पकड़ लेता है। और पिघल, सबसे इंपॉर्टेंट, पिघल जाता है। तभी बोला जाता है कि रेयॉन के जो कपड़े हैं उनको पहन करके किचन में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अगर वो जल गया तो वो स्किन पे चिपक जाएगा तो और भी ज़्यादा मुसीबत हो जाती है। ठीक है, ओके। शुद्ध नायलॉन जो है वो अज्वलनशील होता है। अब नायलॉन की बात करी गई है, ये एक अज्वलनशील होता है। ये पिघल भी जाती है किंतु जलती नहीं है। पिघल जाती है लेकिन जलती नहीं है। ठीक है, बस ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ये आपका 5वां चैप्टर है, बल से जोर आजमाइश। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जब किसी वस्तु को फेंकते हैं या ठोकर मारते हैं या लुढ़काते हैं, ठीक है, इस पर प्रहार करते हैं, पकड़ते या खींचते हैं, तो वास्तव में हम उस पर क्या कर रहे होते हैं? बल लगा रहे होते हैं। ठीक, अब बल को यहाँ पे जो हेडिंग दी गई है इसी के आधार पर ही हम समझेंगे कि बल नॉर्मली इसको धक्का देना या खींचने के बिहाफ पर इसको समझा जाता है। किसी वस्तु को गति में लाने के लिए, गतिशील पदार्थ को विराम में लाने के लिए, किसी वस्तु को गति में लाने के लिए या गतिशील पदार्थ को विराम में लाने के लिए या किसी वस्तु की गति की दिशा परिवर्तित करने के लिए उसे धक्का देना या खींचना पड़ता है। भौतिकी में इस प्रकार के प्रभाव को, जिससे वस्तु की स्थिति यथा विराम गति की अवस्था में परिवर्तित हो जाए या उसकी दिशा बदल जाए, बल कहलाती है। तो बल की ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि मेनली यहाँ पे वस्तु की स्थिति, चाहे वो विराम में हो चाहे गति की अवस्था में हो, अगर उसकी मतलब उस पर एक ऐसा प्रेशर लगाया जाए जो उसकी दिशा को बदल दे, तो उसको क्या कहेंगे? बल कहेंगे। इस प्रकार आप ये कह सकते हैं कि बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। और इसकी इकाई क्या है? न्यूटन इसकी इकाई है, बल की इकाई है। ठीक है, ओके। और एक तरीके से ये भी कहेंगे कि जो बल है वो क्या है? दो वस्तुओं के बीच की अंतःक्रिया के कारण, मतलब अंतःक्रिया है एक तरह से। बलों की अगर तलाश करी जाए कि कौन सा बल क्या है, ठीक है, उसे यहाँ पे देख लेंगे। किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगते हुए बल जुड़ जाते हैं। अगर कोई वस्तु जिसमें एक ही दिशा में लगाया जा रहा है बल, ये दोनों बल जो हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे। किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो वस्तु पर लगने वाला कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये बॉक्स वाला, ठीक। अब जैसे एक पर्सन जो खींच रहा होगा एक बॉक्स को, या सॉरी धक्का दे रहा होगा, तो उतना नहीं खिसकेगा। लेकिन वहीं दो लोग जब जुड़ गए तो एक इसका बल एक इसका बल, दो फोर्स जब आपस में जुड़ते हैं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और उतनी ही तेज़ी से बक्सा जो है वो आगे की तरफ जाएगा। वही यहाँ पे बोला गया, जब विपरीत दिशा में बल लग रहे होंगे तो ये एक दूसरे के अंतर, यानी कि एक दूसरे में जितना फोर्स ये होगा उतना फोर्स ये, इन दोनों के बीच में जब माइनस करेंगे तो वो टोटल मेनली जो है फोर्स आएगा। ठीक है, बल एक दूसरे से बड़ा या छोटा हो सकता है। बल की प्रबलता उसके परिमाण से मापी जाती है। ये जो राशियां हैं, बल जो है वो एक सदिश राशि है। ठीक है, यदि लगाए गए बल का परिमाण या दिशा बदलता है तो बल का प्रभाव भी बदलता है। ठीक, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे टर्म बोला गया था कि ये एक सदिश राशि है बल। ठीक है, तो राशियाँ जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, सदिश और अदिश राशि। सदिश राशि वो होती है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे बल है, बल में जो उसका फोर्स का जितना लेवल में फोर्स लगाया जा रहा है उसके साथ साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसी राशियों को हम सदिश राशि बोलेंगे। और अदिश राशि वो होती हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ प्रमाण की हमें ज़रूरत है, मतलब कितना उसमें जो है पर बल लग रहा है, सॉरी जितना उस पर काम किया जा रहा है। तो यहाँ पे वर्क जो है वो क्या है? एक अदिश राशि है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बल का प्रभाव जो है उसे हम लोग देख लेंगे एक बार, कि बल लगाकर किसी वस्तु की आकृति बदली जा सकती है। अब जैसे बलून है, बलून के प्रेशर बना करके या बल लगा करके उसकी शेप को अलग अलग शेप्स में उसकी आकृति को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा है, बल का प्रयोग कर किसी वस्तु को विराम की स्थिति से गतिशील अवस्था में लाया जा सकता है। जैसे कि कोई फुटबॉल है जो कि स्थिर है, ठीक है, उसको जो है फोर्स लगाया गया तो अपनी जगह से खिसक के दूसरी जगह पहुंच जाएगी। और यहाँ पे देखिए, बल का प्रयोग गतिशील वस्तु की दिशा बदलने के लिए भी किया जाता है। अब
यहाँ पे कोई जैसे बॉल ही ले लीजिए और वो गति करती हुई आ रही है, वहाँ पे ही आपने उसकी जो मूवमेंट की डायरेक्शन है वहीं पे ही आपने कोई किसी भी चीज़ से प्रेशर लगा लिया या आपने पैर से ही धक्का दे दिया, तो जिस डायरेक्शन में वो आ रही है उसकी डायरेक्शन तुरंत चेंज हो जाएगी। ठीक, बल का प्रयोग कर गतिशील वस्तु को गति दी जाती है। अब गति किस तरीके से, गति को बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, शून्य भी किया जा सकता है। ये तीनों ही काम हम लोग फोर्स के द्वारा ही करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मेनली सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है बल के प्रकार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मुख्य रूप से बल को दो भाग में विभाजित किया जाता है। एक होता है संपर्क बल और दूसरा होता है असंपर्क बल। संपर्क बल की बात अगर हम करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, पेशीय और घर्षण। तो सबसे पहले हम लोग पेशीय बल को डिस्कस कर लेंगे। पेशीय बल क्या होता है, किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए शरीर के किसी अंग से उसका संपर्क होना चाहिए। ठीक है, इसी वजह से इसको संपर्क बल बोला जाता है। तो पेशीय बल मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाला बल होता है, जैसे श्वसन प्रक्रिया, रक्त परिसंचरण, चलना, व्यायाम करना, ये सभी पेशीय बल का इन सब में पेशीय बल का उपयोग होता है। बोझ ढोने वाले जंतु भी कार्य संपादन हेतु पेशीय बल का उपयोग करते हैं, क्योंकि पेशीय बल तभी लगता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हों। ठीक है, इस वजह से इसको पेशीय बल बोलते हैं। अच्छा, दूसरा यहाँ पे है, संपर्क बल में ही आता है घर्षण बल। तो जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में गति करती है तो एक बल उस वस्तु के संपर्क सतह पर कार्य करने लगता है, इस बल को ही हम घर्षण बल कहते हैं, और ये जो है वो गति का विरोध करता है। आप देखेंगे कि एक बॉल है जो कि एक ऐसी सरफेस से गुजर रही है जो उभरी हुई है। ठीक है, तो जब ये बॉल इस सरफेस के टच में आएगी, यानी इसके संपर्क में आएगी, तो ये क्या होगा, इसके बीच में जो फोर्स लगेगा, इन दोनों ही सरफेस के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम बोलते हैं घर्षण बल। दूसरा यहाँ पे देखिए, अब आते हैं हम लोग असंपर्क बल में। असंपर्क बल भी दो प्रकार के होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल। तो सबसे पहले हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल की बात करेंगे। इसमें देखिए, जैसे ब्रह्मांड में सभी पिंड एक दूसरे पर अपने द्रव्यमान के कारण ही बल लगाते हैं, इसी द्रव्यमान के कारण जो बल लग रहा होता है इसी को ही हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब जैसे पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल, अब पृथ्वी क्या होती है, जितनी भी वस्तुएं इसके ऊपर हैं उन सबको आकर्षित करती हैं, तो ये जो आकर्षण बल होता है इसे गुरुत्व बल कहते हैं। वस्तु के संपर्क में रहे बिना भी कार्य करता है। यहाँ पे इसे देखिए, इसमें एक बात बोली गई है कि वस्तु के संपर्क में रहे बिना भी ये काम करता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे कोई वस्तु जो है वो आसमान में उड़ रही है जो कि पृथ्वी की सरफेस से संपर्क में नहीं है, लेकिन फिर भी वो नीचे की तरफ ही गिरेगी। छत से गिरती हुई वस्तु भी नीचे की तरफ ही गिरेगी, यानी कि ये इस वजह से इसको हम असंपर्क बल कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, गुरुत्व, ये जो गुरुत्व है, ठीक है, इसी के कारण ही वस्तुओं में भार होता है। और अगर आप देखें चंद्रमा से अगर जो है कंपैरिजन करें तो चंद्रमा के अकॉर्डिंग पृथ्वी पर जो चीज़ें हैं उन पर भार ज़्यादा है, क्योंकि चंद्रमा का मतलब जो गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो पृथ्वी का ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस वजह से पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें हैं वो जो है उनका वेट भी ज़्यादा होता है। तो वही बताया गया है कि गुरुत्व के कारण किसी भी वस्तु का भार भी होता है। दूसरा यहाँ पे आता है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल के बारे में हम लोग ने पिछले जो है चैप्टर्स में भी देखा था। तो बस इसमें यही देखेंगे कि ये भी ऐसे बल हैं जो वस्तुओं के बीच बिना संपर्क के ये लगते हैं। ठीक है, इनमें मेनली दो पोल की ज़रूरत होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल, और यही एक दूसरे को अगर अपोजिट होंगे यानी पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे, और सेम अगर होंगे तो वो रिपल करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। ठीक है, तो ये जो है तीनों चैप्टर आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।